यस सर, गुड मॉर्निंग। ओहो, मतलब सुबह 7 बजे जो गुड मॉर्निंग होता है उससे अच्छा तो 11:30 बजे लग रहा है सर आपको। सर ये वाला मॉर्निंग का टाइम ठीक है सर हमारे लिए। फिर भी सही बताऊं, मेरे लिए भी यही सही है सर। सर ओ शरी, सर 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 ध्यान इधर। चल क्या रहा है आखिर? टाइम ऑफ सप्लाई। वाह 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 सर। सर्विसेज सेक्शन नंबर 13 सर। सबसेक्शन 2 हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ सर्विसेज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया इस पर सेक्शन 31 तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इन दोनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर एडवांस का पेमेंट इज अप टू ₹1000 तो आपकी चॉइस है कि अभी टैक्स पे करो या जब आप इनवॉइस इशू करोगे तब टैक्स पे करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनवॉइस इशू करने का टाइम कितना है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। और बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए 45 डेज का बेटा। हाँ है ना भाई? और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता। और अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे हैं कौन? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, टेलीकॉम कंपनी वगैरह बेटा, तो ऐसे केस में वो चाहे तो जब बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वो दिन या क्वार्टर खत्म होने से पहले पहले विच एवर इज अर्लियर इनवॉइस इशू कर दे। भारत माता की जय। यहां तक हमने बात करी थी बच्चों, हाँ या ना? सेक्शन 13 सबसेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 जहां 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 सर आपको बोलना कहां कहां, वहां वहां नहीं सर। अब वहां वहां बोलोगे तो मैं आगे क्या बोलूंगा सर? ठीक है, चलो चलो वापस शुरू करते सर। जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, जहां 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 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां वाह इरशाद इरशाद, वाह 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 सर। जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां कौन लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए? अब रेसिपिएंट लायबल है तो रेसिपिएंट के एंगल से देखना पड़ेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई उसके लिए क्या आएगा बेटा। क्लियर? गुड्स के केस में हमने पढ़ा क्या? 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या सर गुड्स उसको रिसीव हो गया डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, या फिर उसने पेमेंट कर दिया विच एवर इज अर्लीस्ट। पर सर्विसेज के केस में 2 इवेंट आएंगे, 3 नहीं आते। सर्विसेज के केस में बोल दिया क्या? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। क्या बोला सर? और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, वहां से 61st डे, या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा 61st डे, क्या बोला सर? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर उसकी लाइबिलिटी आती है तो बेटा, हाँ है ना बेटा? और इन दोनों इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। वहां 31 डेज था या 61 है? वहां डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स भी था, या पे ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, हाँ है ना भाई? बाकी पूरा सेम, पर एक प्रोवाइजो और है बेटा, एक प्रोवाइजो और है। अच्छा सर्विसेज के केस में कहां कहां रिवर्स आ सकता है वो मैंने आपको अभी तक लिस्ट पूरी पढ़ाई नहीं बेटा, है ना बेटा? तो सर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना सर, तो जरूरी नहीं कि ये बोलेंगे कि इस केस में रिवर्स चार्ज लगता है, वहां आपको अपना दिमाग लगाना रहेगा सर कि हाँ दिस इज द केस वेयर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट के लिए देखना है, और रेसिपिएंट के लिए देखना है तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस बेटा, हाँ है ना भाई? या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर बेटा? अच्छा डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या मानेंगे बेटा? रेसिपिएंट के एंगल से उसने पेमेंट कर दिया, कब मानेंगे? जब उसने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग पेमेंट या एक्चुअल डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ओके मालिक, ठीक सर। अब सर मान लो, बहुत अच्छा बेटा, मान लो सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है बेटा और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया में बेटा, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। और रेसिपिएंट कौन लायबल होता है बेटा?
बताता रहा हूं कौन लायबल होता है बेटा, याद है डोन के केस में कौन लायबल है भाई? अभी याद है? हाँ 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 सर, कौन लायबल है? बताता रहा हूं कौन लायबल है सर, मिस्टर कौन बेटा, वेरी गुड, इसने रास्ता ढूंढ लिया बेटा। सर मान लो सर इन सच केस wherever recipient is liable, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर। पर अगर सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया में है और दोनों कौन है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है बेटा। दोनों कौन है बेटा? एसोसिएटेड एंटरप्राइज एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब अगर दोनों पार्टीज एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो वो तो जानबूझ के प्लानिंग करेगी और जानबूझ के टाइम ऑफ सप्लाई को शिफ्ट करने की कोशिश करेगी 61st डे तक बेटा। जानबूझ से 61st डे तक वो क्या करेंगे सर? सर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट करेंगे नहीं सर, पेमेंट करेंगे नहीं बच्चों, वो तो हाँ है ना कि जितना टाइम ऑफ सप्लाई शिफ्ट हो जाए उतना अच्छा है बेटा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, अगर दोनों पार्टीज कौन है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और सप्लायर आउट ऑफ इंडिया और रेसिपिएंट इंडिया में है, तो ऐसे केस में हम 60 डेज का इंतजार नहीं करेंगे। और यहां बोल दिया क्या, ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, या फिर सर रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे कर दिया, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा। बोलो यस सर, पक्का बच्चों? दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ सीए फाइनल बेटा। बोलो, बहुत इजी बेटा, पर क्या होता है छोटे छोटे पॉइंट हम पढ़ते ही नहीं सर। ओके सर, आई रिपीट, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, क्या बोला सर? आपने मतलब रेसिपिएंट ने बेटा, जो इंडिया के अंदर बेटा, हाँ है ना, वो दिन, या 61st डे सॉरी, या फिर सर जिस दिन रेसिपिएंट ने पेमेंट किया है सप्लायर को, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। यहां 61st डे का इंतजार नहीं करेंगे। ओके या तो पेमेंट कर दिया वो, या जब आपने ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, खर्चा बुक कर लिया बेटा, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर दोनों पार्टीज कौन है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है बेटा। तो हाँ है ना भाई, ये 13.3 खत्म होता है। अब कोई खास बात? 13.3 के बाद क्या था बेटा? 13.4, 13.5, 13.6, एब्सोल्युटली सेम जो हमने गुड्स में पढ़ा था, 12.4, 12.5, 12.6। पर फिर बोल देता हूं वापस से बेटा, सुनना 13.4 वाउचर बेटा। सर यह सर्विसेज के वाउचर मिल रहे बेटा आपको, जैसे डोमिनोज रेस्टोरेंट इज अ सर्विस, क्लियर? वहां आपको पिज्जा का वाउचर मिल गया 100 रुपए का बेटा, मान लो, हाँ है ना, तो उसके अगेंस्ट पिज्जा ही आपका या रेस्टोरेंट सर्विस ही आप क्या कर सकते हो? रिडीम कर सकते हो बच्चों। तो supply is identifiable at the time of issue of voucher. If supply is identifiable at the time of issue of voucher, तो ऐसे केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ही क्या हो जाएगा मालिक? टाइम ऑफ सप्लाई। बट सर अगर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर फॉर सर्विसेज, तो जब वाउचर रिडीम होगा तब क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई बेटा। मान लो आपको मेकमाईट्रिप.com का आपको वाउचर मिल गया 1000 रुपए का बेटा। अब मेकमाईट्रिप.com के थ्रू आप फ्लाइट टिकट भी बुक करा सकते हो, होटल अकोमोडेशन भी बुक करा सकते हो बेटा, या 4-5 सर्विसेज और भी है, वो कुछ भी ले सकते हो बेटा। तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। तो जब आप वाउचर रिडीम कराओगे वो दिन क्या हो जाएगा मालिक? टाइम ऑफ सप्लाई। 12.5 बोलता है क्या? रेसिडुअल प्रोविजन। अगर सबसेक्शन 2, 3 और 4 से आपका आंसर नहीं आ रहा, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा, पर अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर बिल्कुल ही चोर अगर आदमी है तो ऐसे केस में इन एनी अदर केस डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। 13.6 बोलता है क्या? अगर क्लाइंट आपको डिलेड पेमेंट कर रहा है और उसके लिए आपने ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी अलग से और रिकवर किया, जैसे टेलीफोन बिल वगैरह होता है ना बेटा, लेट जमा कराएंगे आप तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में उस इंटरेस्ट वाले पोर्शन के लिए, लेट पेमेंट फी के लिए सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब वो लेट पेमेंट फी आपको रिसीव होती है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सर्विस था 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट था 50,000 रुपए, याद आया बेटा आपको? तो 10 लाख पे टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? सेक्शन 13(2) के हिसाब से बेटा। और 50,000 जो इंटरेस्ट है उसके लिए कब आएगा सर? 12 सॉरी सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 के हिसाब से जब वो पैसा आएगा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? इसी के साथ सेक्शन 13 खत्म होता है। अब टफ है क्या बच्चों? मजा आया कि नहीं आया सर? अच्छा सर 13(2) के अंदर आपको मजा जरूर आएगा वो प्लानिंग देखते हुए बेटा, हाँ है ना भाई? वो 30 दिन को कैसे यूज करना समझ में आया बच्चों आपको? वहां पे प्लानिंग का स्कोप है, तो मैंने आपको समझाया बच्चों। गुड्स के केस में प्लानिंग का स्कोप है ही नहीं, क्योंकि सेम डे बिल इशू करना पड़ता है बेटा आपको, हाँ है ना मालिक? डन, ये सेक्शन 13 पूरा खत्म होता है। अब ओके एक बार सेक्शन 13 पूरा रिपीट कर दूं क्या बेटा आपके लिए? यार पूरा कर दूं सर? ध्यान देना बेटा, 2 मिनट लगेंगे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? सर्विसेज के लिए लायबिलिटी आएगी टैक्स पे करने के लिए जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा वो फॉलोइंग सबसेक्शन बताएंगे। सबसेक्शन 2 बोलता है क्या?
डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर आपने सर्विस कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर बिल इशू नहीं किया, या एज पर सेक्शन 31 जब आपको इनवॉइस इशू करना था उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, तो जब कंप्लीशन ऑफ सर्विस थी बेटा सर, प्रोविजन ऑफ सर्विस था वो दिन, या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बच्चों हाँ है ना भाई, क्लियर? अच्छा सर, अगर इन तीनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा सप्लायर के लिए बेटा, हाँ है ना भाई। और एडवांस का पेमेंट अगर अप टू ₹1000 है तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अभी टैक्स पे करें, आप चाहे तो इनवॉइस जब इशू करेंगे तब टैक्स पे कर देना। और हाँ, अगर एडवांस पेमेंट आया है तो टू द एक्सटेंट अमाउंट इज रिसीव्ड, सर 2 लाख रुपए एडवांस आया तो 2 लाख भी टैक्स पे करना है बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर? और हाँ, हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, वो 2 लाख रुपए जो आया है वो 2 लाख ही आया है या 2 लाख प्लस जीएसटी आया है बेटा? अगर 2 लाख ही रिसीव हुआ है तो वो 2 लाख क्या होगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा बेटा, हाँ है ना भाई। क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्स से कस्टमर से लेके फिर टैक्स पे करना होता है, तो कस्टमर से आए ही 2 लाख रुपए तो उसको मानेंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमेशा ध्यान रखना कि उसने क्या लिखा है। उसने लिख दिया अमाउंट रिसीव्ड ₹2 लाख और नीचे लिख दिया क्या, ऑल फिगर्स आर विदाउट टैक्सेस, कि जीएसटी चार्ज सेपरेटली बेटा, तो ऐसे केस में 2 लाख प्लस जीएसटी हो जाएगा बेटा, हाँ है ना। कुछ भी नहीं लिखा तो 2 लाख रिसीव हुआ तो 2 लाख इज इंक्लूसिव जीएसटी बच्चों, हाँ है ना भाई। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 बोलता है कि जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है वहां वहां रेसिपिएंट लायबल होगा, रेसिपिएंट लायबल होगा तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। पर इन दोनों से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया में है, तो सर दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज अगर है तो ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया वो दिन या एक्चुअल मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, वहां 61st डे का इंतजार नहीं होता। 13(4) वाउचर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। 13(5) रेसिडुअल प्रोविजन, सर अगर सबसेक्शन 2, 3, 4 से आंसर नहीं आ रहा और रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई और इन एनी अदर केस डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। 13(6) बोलता है क्या, अगर ओवर एंड अबव द प्राइस इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्जेस एटसेट्रा आपने अगर रिसीव किया है तो जिस दिन वो इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्जेस रिसीव होगा उस इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में आपको टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, जब वो पेमेंट रिसीव होता है बेटा, हाँ है ना भाई, खत्म, क्लियर। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में ध्यान रखना 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है बेटा, हाँ है ना। एक इलस्ट्रेशन दे रखा मैंने शानदार वाला बेटा, आप एक बार करके आइएगा, मेरे को मैं चाहता हूं आप एक बार क्वेश्चन करें बेटा, क्लियर, मैं तो करा ही दूंगा बेटा आपको, हाँ है ना भाई, ठीक सर। ये था क्या, सेक्शन में 13 पूरा खत्म होता है। अब सर हाँ आया, मजा आया सर। एक केस में कुछ दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है साहब, वो केस थोड़ा समझाऊंगे आपको बेटा यार। ये टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हो गया सर, सेक्शन 12 खत्म, 13 खत्म बेटा। एक दुख हुआ है जिंदगी के अंदर, वो दुख के बारे में बात करूं क्या आपसे बेटा मैं? हाँ सर, सारे भगवान बैठे बैठे यहाँ पे तो सर दुख का सॉल्यूशन तो आप दे ही दोगे सर। मैं सोच रहा हूं पहले दुख पढ़ाऊं या कुछ और देख ले सर। चलो एक दूसरी बात करते हैं, दुख के बारे में बात में करेंगे सर। ये पहले दुख फिर सुख, चलो सर ऐसे लोग होना चाहिए जिंदगी के अंदर सर, यही होता है सच्चा दोस्ती बेटा। सर पहले दुख में साथ देंगे फिर हाँ खाक बेटा। सर पॉइंट ये है, सुख में आपसे पूछेगा कौन बेटा सर। सुना ओ शरी सर 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 पता है, बताता हूं मैं आपको मस्त वाला पॉइंट एक। यार मुझे एक चीज बताओ, मैं मान लो एक बिल्डर हूं बेटा, हाँ मंगल बिल्डर्स बेटा, ओके 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 ए वो आलिया भट्ट के लिए मैंने फ्लैट बुक किया था, कैटरीना कैफ याद आई बेटा आपको, बस वो फ्लैट तक ही रहना बेटा, आगे मत जाना बेटा सर। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि आई एम सप्लाइंग सर्विसेज टू कैटरीना कैफ, आई एम सप्लाइंग सर्विसेज टू 70 फ्लैट ओनर्स बेटा, हाँ है ना भाई। तो उनके रेस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा बेटा? सर एडवांस पेमेंट आया है बुकिंग करते वक्त बेटा, उस पर तो टाइम ऑफ सप्लाई उसी टाइम आ जाएगा बेटा। फिर बाद में जैसे जैसे पेमेंट आएगा परसेंटेज कंप्लीशन, हाँ है ना बेटा, जब जब याद आया बेटा, जब जब रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तब तक उसको मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बेटा, और वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा बेटा, हाँ है ना भाई।
ठीक है सर, तो जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे टैक्स पे करूंगा सर, कोई हेडेक नहीं। मान लो सर, मस्त होके सुनना बेटा है ना। देखो मैं चाहता हूं कि आप पहले सर दर्द समझे, दुख समझे, परेशानी समझे कि आखिर ये तकलीफ क्या थी बेटा। सॉल्यूशन तो आ जाएगा सर। डायरेक्ट नोटिफिकेशन पढ़ लिया तो सर वो दर्द समझ ही नहीं आएगा, आपको नोटिफिकेशन याद करना पड़ जाएगा सर। ओके, समझना सिचुएशन क्या थी, क्या तकलीफ आ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया बेटा। सुनना बात को ध्यान से। मान लो एक बिल्डर हो बेटा, कौन हो बेटा? मैं बिल्डर। आपका कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बिल्डिंग है, सोसाइटी है बेटा, जिसमें ऑलरेडी 50 फ्लैट है, ऑलरेडी 50 फ्लैट बने हुए हैं। आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी सोसाइटी में रहते हो सर, वहां बिल्डिंग बनी हुई है, पर बिल्डिंग की हालत अब इस तरह की हो गई है कि कुछ दिन अगर आप उसमें और रह गए तो उसी में रह जाओगे बेटा सर। सर आपने बिल्डर को कांटेक्ट किया, आपने बिल्डर को कांटेक्ट किया, बोला ये बिल्डिंग तोड़ना है, नया बिल्डिंग बनाना है। अच्छे से समझना, रीडेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 2-3 केस बनाता हूं, अच्छे से समझना, हर एक केस को प्यार से समझोगे तो मजा आएगा सर आपको। सर आपने मुझे बोला कि मंगल ये बिल्डिंग तोड़ना और यहां नया बिल्डिंग बनाना है, पैसा बोल। मैंने कहा 100 करोड़ रुपए लगेगा। आपने बोला मटेरियल प्लस लेबर सब कुछ तेरा है। मैंने कहा हाँ सब कुछ मेरा है, और मैंने आपको नए 50 फ्लैट बना के दे दिए बेटा। तो ये क्या है? ये क्या है बेटा? अरे आपकी लैंड थी बेटा, आपके एरिया था सर, मैंने बिल्डिंग तोड़ा, नया बिल्डिंग बना के आपको दे दिया। मटेरियल प्लस लेबर का काम मेरा था बेटा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व, है ना? तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा, ये है ना भाई? क्या हो गया मालिक? ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सो आई एम प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू यू गाइस। 100 करोड़ रुपए लूंगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा, बात खत्म बेटा, है ना भाई? कंटिन्यू सप्लाई सर्विस, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे टैक्स पे करूंगा। क्लियर? कोई तकलीफ? हटाओ इसको, ऐसा नहीं था काम बेटा। सेकंड केस, फर्स्ट केस समझ में आया बेटा आपको? सेकंड केस, सर बिल्डर ने आपको कांटेक्ट किया, हूं करो रे, या आपने बिल्डर को कांटेक्ट किया, कुल मिला के बात हुई, और सर आपकी बिल्डिंग टूटने वाली है, आप अपने घर खाली कर करके बाहर निकल गए, और आपने वो लैंड या वो जो पुराना एरिया था वो मेरे को बेच दिया बेटा। अब बिल्डर तू बिल्डिंग तोड़ या उसमें रहे, वी डोंट केयर, है ना भाई? आपने मेरे को 50 करोड़ में, 50 करोड़ में वो एरिया इंक्लूडिंग पुरानी बिल्डिंग बेच दी बेटा। क्लियर? मैंने आपको 50 करोड़ दे दिए। क्या है वो? सेल ऑफ व्हाट? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उस 50 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं है। अब मैंने आपसे लैंड परचेज कर लिया या बिल्डिंग परचेज किया, उसको तोड़ा, नया बिल्डिंग बनाया, आलिया भट्ट के लिए फ्लैट बुक किया, और जो जितने फ्लैट बुक हो गए उस पर जीएसटी लग जाएगा, बाकी पे नहीं लगेगी बेटा, हाँ है ना भाई? कोई खास बात इसमें? हटाओ। केस नंबर 3, अब समझना बात को ध्यान से। आपने बोला मंगल बिल्डिंग बना, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोला, आपने बोला, हाँ समझना बात को, आपने बोला मंगल ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहां पर 50 फ्लैट ऑलरेडी है साहब, मंगल आपको ये बिल्डिंग तोड़नी है, नई बिल्डिंग बनानी है, और जो एरिया है उस एरिया के अंदर सिंस वो पुराने 30-40 इयर्स पुरानी बिल्डिंग है, वो उसकी हाइट थोड़ी कम थी, ज्यादा एरिया में कम फ्लैट बने हुए थे सर, है ना? तो नई टेक्नोलॉजी यूज होगी, नया हाइट्स यूज होगा सर। क्लियर? आपने मुझे बोला कि मंगल वहां बिल्डिंग बनाओ, और मैंने, आपने बोला कि सर इस एरिया में कितने फ्लैट बना सकते हो आप? मैंने कहा ये यूजिंग दिस एरिया आई कैन कंस्ट्रक्ट 150 फ्लैट्स। कितने बेटा? मैं बना सकता हूं साहब। क्लियर? आपने क्या बोला? लैंड किसकी बेटा? सोसाइटी की बेटा। अच्छा मैं सोसाइटी एक नाम ले रहा हूं, हो सकता पूरी पूरी बिल्डिंग आपकी हो बेटा, तो हो सकता है आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो बच्चों, तो रेसिपिएंट मतलब आप सोसाइटी में नाम बोल रहा हूं बेटा, चलेगा ना आपको बेटा? ओके। रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जा रही है बेटा। अब क्या हो रहा है? आपने मेरे को बोला मंगल हम न तो तेरे को लैंड बेच रहे हैं, न तेरे को हम 50 करोड़ देंगे बिल्डिंग बनाने का, तू तो ये एरिया है, इस एरिया में 50 फ्लैट बने हुए हैं, इनको तोड़, नए फ्लैट बना, और तूने जैसा बोला कि इस एरिया के अंदर तू 150 फ्लैट बना सकता है, आपने मेरे को बोला आप तो मेरे को क्या करना,
हमारे जो 50 मेंबर्स है 50 फ्लैट हमको दे देना, अच्छे फ्लैट बनाना, बड़े फ्लैट बनाना और मस्त फ्लैट बना देना। क्लियर? अब रिमेनिंग जो 100 फ्लैट एक्स्ट्रा बनेंगे वो तू बनाता रहे, तू बेचता रहे। क्लियर? सर उसमें से हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए बेटा। ऑल दो लैंड आपकी थी बेटा, ऑल दो लैंड आपकी थी, आपको 1 भी रुपया नहीं चाहिए। सर बिल्डर क्या करेगा बेटा? पुरानी बिल्डिंग तोड़ेगा, नई बिल्डिंग बनाएगा। नई बिल्डिंग में 150 फ्लैट होंगे, उसमें से 50 तो फ्री में देगा बेटा आपको। हाँ है ना भाई? क्लियर? प्लस रिमेनिंग जो 100 फ्लैट बच गए वो उसके हो गए, और वो 100 फ्लैट जो बेचेगा उसमें जो पैसा आएगा उससे उसकी कॉस्ट रिकवरी होगी वो 50 फ्लैट बनाने की बेटा, प्लस 100 फ्लैट बनाने की जो कॉस्ट थी प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन वो 100 फ्लैट बेचने से निकलेगा बेटा उसका। हाँ है ना भाई? उसने कैलकुलेशन कर ली, उसने बोला ओके डन। अच्छा हो सकता है 50 फ्लैट ओनर्स होते हैं उनको एग्जिस्टिंग मेंबर्स को 50 फ्लैट तो नहीं बना के दे रहा है, हो सकता है कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन भी दे रहा है बेटा, होता ना कई बार। क्लियर? आपको मान लो 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, या आप जो टेम्पररी किसी और फ्लैट में रहेंगे तब तक किराया पे बेटा, उसका किराया आपको दे रहा है बेटा वो। हाँ है ना भाई? क्लियर? कुछ भी डील तो कुछ भी हो सकता है ना यार। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं बेटा? आपके पुराने फ्लैट तोड़ के नए फ्लैट बना के दे रहा हूं बच्चा। हाँ है ना भाई? यस या नो? तो क्या आपने मुझे लैंड बेची है क्या? क्या आपने मेरे को वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दिया है क्या? आपने मेरे को उस एरिया के डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए। क्या ट्रांसफर किया सर? इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, TDR। टी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, DR। हाँ है ना भाई? बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है बच्चा वो। क्लियर? आपने सोसाइटी ने मेरे को क्या ट्रांसफर किया है? अच्छे से आवाज नहीं आ रही सर। क्या कोई लैंड बेची क्या? क्या दिया आपने? कोई गुड्स बेचा है क्या बेटा आपने? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। तो सोसाइटी ने मेरे को क्या दिया है बेटा? सर्विस दी है इन एक्सचेंज ऑफ न्यू 50 फ्लैट्स। इन एक्सचेंज ऑफ न्यू 50 फ्लैट्स आपने मेरे को उस एरिया का डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया है। तो ये सोसाइटी ने सर्विसेज दी बिल्डर को बेटा। हूं करो रे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ू मैं बेटा, सुनना। सर ये आपने मेरे को सर्विसेज दी, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया है, इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स आपने मेरे को ट्रांसफर किया, या फिर आपने उस लैंड का 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स का लीज मेरे को ट्रांसफर किया बेटा। लॉन्ग टर्म लीज पे आपने लैंड दिए 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स, इनमें से कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है बेटा अपना। हाँ है ना सर? ध्यान देना बेटा। और वो लीज के अगेंस्ट में आपको क्या दे रहा हूं बेटा? नए 50 फ्लैट। हाँ है ना भाई? बाटर, बाटर याद है बेटा? बाटर। ओके सुनना बात ध्यान से। अब बिल्डर के एंगल से बात करना बेटा। पहले सोसाइटी के एंगल से बात कर ली कि सोसाइटी ने मेरे को क्या दिया बेटा? डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए बेटा। अब बिल्डर के एंगल से बात करना। बिल्डर ने क्या किया बेटा? वो भाई बिल्डर ने 150 फ्लैट बनाया बेटा। 150 में से 50 तो बुक हो गए बेटा बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कंपनी अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर बेटा। इनफैक्ट 50 फ्लैट में नाम भी लिखा होता है कि ये वाला फ्लैट इसका, ये इसका, ये इसका। है ना? पता पड़ा लास्ट में मेंबर झगड़ गए बेटा आपस में। है ना भाई? क्लियर? तो सर बिल्डर के एंगल से बात करना, आउट ऑफ 150 फ्लैट्स 50 फ्लैट तो बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर बेटा। और खास बात, उस 50 फ्लैट का पूरा कंसीडरेशन मेरे को एडवांस में रिसीव हो गया है इन दी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। आपने मुझे 100% एडवांस पे कर देना इन द काइंड। है ना? इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट। ट्रांजेक्शन सीख रहे हो ना बेटा आप लोग पहले? ओके अब रिमेनिंग 100 फ्लैट जो होंगे, क्लियर? प्लान अप्रूव हुआ, जैसे जैसे बुक होंगे वैसे से सर टैक्स लगता जाएगा बच्चों। 70 फ्लैट बुक हो गया, याद है क्या बच्चों? चलो वही एग्जांपल कनेक्ट कर देता हूं मैं आपको। मान लो रिमेनिंग 100 फ्लैट्स में से 70 फ्लैट बुक हो गए बेटा। एक कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, जैकलिन बेटा, मजा आ जाएगा बेटा आपको तो सर। अरे हाँ है ना भाई? सर मतलब आउट ऑफ 150 150 फ्लैट्स
120 फ्लैट बुक हो गए बेटा, 30 बुक नहीं हुए बेटा, 30 जब बेचूंगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बच्चों, 120 पे जीएसटी लग जाएगा बच्चों, हाँ है ना सर? चलिए सर, मजा आ गया सर, यहां तक पहुंच गए बेटा आप लोग? अच्छा चलिए, कोई डाउट यहां तक बेटा? कोई तकलीफ? मेरे को भी नहीं सर, ये मैंने ट्रांजेक्शन बताया, कोई तकलीफ वाली बात करी नहीं मैंने आपसे। तो ये होशियारी, मान लो, अरे होशियारी इसको बोला, इसका मतलब यही मानेगा, सबको मानना है रे। मान लो यार, बिल्डर के एंगल से बात करना बेटा आप, बिल्डर ने वो 50 फ्लैट जो बुक किए थे बेटा, किसके लिए बुक किए? एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए। वो 50 फ्लैट की वो सर्विसेज दे रहा है, वो 50 फ्लैट ऑलरेडी बुक हो गए बेटा, हाँ है ना? वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ गए बच्चे, क्लियर? और जो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है उस पर क्या लगता है बेटा? जीएसटी। अब सर बिल्डर को उन 50 फ्लैट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, कब पे करना पड़ेगा बेटा? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है सर? इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्ली बेटा, पर सर इसको तो 100% पेमेंट एडवांस में आ गया बच्चे, 100% पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट या लॉन्ग टर्म लीज, हाँ है ना बच्चे? मतलब वो 50 फ्लैट की जो वैल्यू होगी, मान लो हर फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ है बेटा, 50 करोड़ पे उस बिल्डर को क्या करना पड़ेगा बेटा? कब पे करना पड़ेगा? अभी मतलब कब? जब एग्रीमेंट हुआ। जैसे एग्रीमेंट हुआ कि आप मेरे को डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करेंगे और मैं आपको फ्लैट दूंगा, और मैंने फ्लैट बुक कर दिया अगेंस्ट डेवलपमेंट राइट, और डेवलपमेंट राइट मेरे को रिसीव हो गया बेटा, मतलब बिल्डर को 50 करोड़ पे जीएसटी अभी पे करना है। यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे बेटा आप लोग? यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे बेटा आप लोग? अब यार बिल्डर की एक बार कंडीशन समझना बेटा, अभी बिल्डर को क्या मिला बेटा? एक्चुअली क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है, इनफैक्ट लैंड भी नहीं मिला है, पुरानी बिल्डिंग मिली बेटा। अभी तो बिल्डर को उस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना है, और वो भी तरीके से तोड़ना है बेटा, ऐसा नहीं कि नीचे वाला फ्लोर तोड़ दे बाकी सब टूट जाएगा सर। पता पड़ा आसपास वाले भी नीचे आ गए सर। पहले तो उस बिल्डिंग को तोड़ना है, उस पूरे एरिया को क्लीन करना है सर। आप सोचिए सर, जितना भी मलबा होगा उसको सबको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना है उसको सर, उसमें भी कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है उसका सर, उसमें भी सर बिल्डिंग तोड़ने में कितना खर्चा लगेगा उसका, फिर उस बिल्डिंग में सर जहां बनी थी सर वो प्लिंथ बनाने के लिए उसको खोदना पड़ेगा सर, हाँ है ना? बेसमेंट में पार्किंग 1 पार्किंग 2, बेसमेंट B1 B2, हाँ है ना भाई? डिगिंग करना पड़ेगा सर। उसके बाद जब फ्लैट बनना चालू होंगे बेटा सर, उसमें से 50 तो उसको फ्री में देना है बेटा, कुछ नहीं मिलने वाला उसमें से उसको, और रिमेनिंग जो 100 होंगे वो जब बुक होंगे धीरे धीरे पैसा आएगा, कैटरीना कैफ पैसा देगी, हाँ है ना सर? तब जाके उसकी कॉस्ट की रिकवरी होगी। और अभी आप क्या बोल रहे हो बेटा? 50 करोड़ पे जीएसटी आज पे कर दे बेटा, सोच के देखो सही हो रहा है क्या यार? ये यार आज बिल्डर के पास कोई पैसा आया है क्या यार? वो जेब से कहां से टैक्स पे कर देगा सर? सोच के देखो आप सर, आज उसको क्या मिल रहा है? पुरानी बिल्डिंग मिल रही है, उसको तोड़ना है, उसको तोड़ के सर उसको सर पूरा प्लान करना है, फिर उसको डिगिंग करनी है, फिर उसमें सर प्लिंथ आएगा, फिर प्लान अप्रूव कराएगा यूआईडी या बीएमसी में जाके सर, फिर जाके उसका क्या होगा, काम शुरू होगा। और उसके बाद वो जो 100 फ्लैट बनेंगे उसमें जब बुकिंग होगी, जब धीरे धीरे पैसा आना चालू होगा सर, वहां से उसकी कॉस्ट निकलेगी। और आज आप बोलते हो 50 करोड़ पे जीएसटी पे कर दो सर, जिस दिन एग्रीमेंट किया उस दिन ही बेटा, क्या हो पाएगा? आप सोचो प्रैक्टिकली, फिर कोई बिल्डर रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट करेगा नहीं, तुम तोड़ते रहो बिल्डिंग, हम वी डोंट केयर, तुम रह लो सर उस बिल्डिंग के अंदर, भले दब जाओ, हमको क्या करना साहब? सोचो आप ध्यान से, बिल्डर को कितना बड़ा लॉस हो जाएगा सर। इसलिए इस दर्द को समझा गवर्नमेंट ने बेटा। दर्द समझ में आया कि नहीं आया होगा सर? देखो प्रॉब्लम समझ में आएगी तो सर सोल्यूशन आएगा सर। इसीलिए क्या बोला सर? बिल्डर को बोल दिया क्या? चिंता मत कर मंगल। क्या बोला सर? कोई चिंता नहीं, अगर आप हो मेरे साथ तो ही चिंता है बेटा सर। सर मेरा पॉइंट आपसे ये कि बिल्डर को बोल दिया क्या? चिंता मत कर मंगल, ये 50 फ्लैट्स पे तो तेरे को जो जीएसटी पे करना है, किस पे बेटा?
बाकी रिमेनिंग 70 की बात नहीं कर रहा बेटा। 70 में तो वैसे भी वैसे पैसा आएगा तब टैक्स पे करना है बेटा। 50 में कुछ भी नहीं आ रहा उसको तो सर ये 50 फ्लैट के रेस्पेक्ट में क्या बोला सर, तेरे को टैक्स पे करना है कब? वैसे टाइम सप्लाई तो आ गया है, पर उसको टैक्स पे करने की फैसिलिटी दे दी कि तू टैक्स पे करना कब तक, जिस महीने में जिस टैक्स पीरियड में तेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होता है या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उस टैक्स पीरियड में या उससे पहले कभी भी टैक्स पे करना हमें कोई जल्दी नहीं है। भारत माता की जय। क्योंकि जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ रहा होगा तब तक मतलब प्रोजेक्ट लगभग रेडी है सर, पूरा लगभग पूरे रेडी है सर, हाँ है ना, और उसको पैसा भी आ गया होगा 70 फ्लैट का बेटा, हाँ है ना भाई, तब तो जीएसटी पे करना हमें जल्दी नहीं है, तो बना बिल्डिंग नहीं वाली, हाँ है ना भाई। आया मजा कि नहीं आया सर? ओके, अब सोसाइटी के एंगल से बात करते हैं बेटा। सोसाइटी, आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स, आपने क्या किया बेटा? डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया किसको बेटा? या लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दिया 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए, या फिर आपने सर फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया। अच्छा, फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI क्या होती है बेटा? सर फ्लोर जमीन, क्लियर, और उस पे बिल्डिंग तो मल्टीपल बन रही बेटा, मल्टीपल फ्लैट्स बन रहे बेटा, तो जितना लिविंग एरिया बनता है बेटा, क्लियर, उसका रेशियो निकालते लैंड से बेटा, उसको बोलते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स, हाँ है ना। वो टेक्निकली है, मैंने जस्ट नॉलेज के लिए आपको बताया, बाकी कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपको कैसे निकलता है क्या करता है साइंटिस्ट, अपने को इंजीनियर नहीं बनना बेटा, वो बनना होता तो हम यहाँ पे नहीं आते हैं सर, क्लियर। पर हाँ वो रेरा वगैरह में दिया हुआ है सर, हमारे सिलेबस का मतलब नहीं है सर। ओके सर, आपने फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या आपने लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए मेरे को लैंड ट्रांसफर किया, या फिर आपने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया मेरे को बेटा, हाँ है ना भाई। तो आपने क्या किया सर? सर्विसेज मेरे को दी बेटा। और पता है, जैसे ही आपने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया है, आपकी सर्विसेज कंप्लीट। अच्छा, आपको पेमेंट रिसीव होगा इन द फॉर्म ऑफ न्यू फ्लैट। पैसा तो कुछ आ ही नहीं रहा ना बेटा, हो सकता कुछ साथ में मॉनेटरी कंसिडरेशन और देते बिल्डर बेटा, वो एक अलग बात है सर। पर सर एसएस देखा जाए तो हो क्या रहा आपके साथ बेटा बताओ। आपका जो एग्जिस्टिंग घर है, जहां आपने इतने सपने देखे बेटा, वो आज मिट्टी में मिलने वाला है सर, हाँ है ना सर। पुराने फ्लैट टूटेंगे, नए फ्लैट बनेंगे, पुराने दिल। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि आज आप सोसाइटी के एंगल से बात करिए, सोसाइटी के लिए क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनके लिए क्या हो रहा है सर। जो उनके घर बने हुए वो इतने सालों से जहां वो रहते थे वो टूट रहे हैं, बिल्डर को सौंप रहा है वो एरिया सर, वो सोसाइटी मेंबर्स सर। और बिल्डर कैसे कैसे आपको पता है बेटा सर, पता नहीं कब फ्लैट बन के आएगा आपके पास सर, और आपको बोला चिंता मत कर अभी जीएसटी पे कर दे। क्यों? क्योंकि आपने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया ना बेटा, और डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करते ही क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस होगी बेटा, क्लियर। और सर जैसे सर्विस कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर बिल इशू करना पड़ता है बेटा, क्लियर। और अभी आपका जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगा। सोचिए मेंबर्स के एंगल से, आज उनको क्या मिल रहा है बेटा? एक वादा मिल रहा है बिल्डर से, वो भी मैं तुम्हारे नए पुराने फ्लैट तोड़ के नए फ्लैट अच्छे बना के दूंगा। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सपने दिखाए आईसीआई, सॉरी बिल्डर ने बेटा सर। सर सोचिए आप ध्यान से, और आज आपके सपनों का मकान टूट रहा है, नए सपनों का मकान जब बनेगा तब बनेगा, पता नहीं कब बनेगा सर। और आज आपसे करोड़ों का जीएसटी पे करना पड़ जाए बेटा, सही हो रहा है क्या यार ये? इसलिए सर आपको बोल दिया दुखी मत हो। आपने क्या बोला सर? आप सोचिए डेवलपमेंट राइट जो आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको मिल क्या रहा है बेटा? नए 50 फ्लैट। तो सर आपको एक तरह से कंसिडरेशन काइंड मिल रही बेटा, और कंसिडरेशन काइंड कितने मिल रहा है बेटा? मान लो एक फ्लैट 1 करोड़ का था बेटा, 50 फ्लैट मतलब 50 करोड़, तो 50 करोड़ की वैल्यू है आपके डेवलपमेंट राइट की बेटा आज की तारीख में एक तरह से। और 50 करोड़ पे आज मान लो टैक्स पे करना पड़ जाए आपको बेटा, तो बिल्डर सॉरी सोसाइटी मेंबर्स 50 करोड़ पे मान लो 5% टैक्स की रेट है बेटा, 2.5 करोड़ रुपए, 50 फ्लैट ओनर बेटा सर, डिवाइड बाय 50 किया कितना हुआ बेटा? 5 लाख रुपए ईच, मतलब आपके फ्लैट टूट और 5 लाख रुपए जीएसटी और पे करो बेटा, हाँ है ना भाई। क्या सही हो रहा है क्या यार आपके लिए? सही हो रहा है क्या बेटा आपके लिए? आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट को? कोई बात नहीं, पुरानी बिल्डिंग है, टूट जाएगी, दब जाएंगे, मर जाएंगे, पर 5 लाख रुपए नहीं देंगे। कहां से देंगे यार, हाँ है ना
सर ना हो पाएगा, हमारे घर टूट रहे और तुमको टैक्स चाहिए। आप लॉजिकल सोच के देखो, एज अ लेमैन सोच के देखो साहब, वो जो टैक्स समझता नहीं आदमी उसके एंगल से सोचो। सर मैंने तो टेक्निकल समझा जाए कि आप डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहे हो, वो लेमैन क्या बोलेगा, मेरा तो घर टूट रहा नया बन गया देगा वो तो, और घर टूट रहा और आपको 5 लाख रुपए चाहिए, मजा आ रहा आपको क्या, किस बात है टैक्स। इसलिए सोसाइटी मेंबर्स को बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सर्विस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, पर रिवर्स चार्ज में बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन टैक्स पे करेगा, तो आपका दर तो खत्म, बिल्डर का वापस दर चालू हो गया। उसको बोला तू चिंता मत कर, क्या बोला सर, टैक्स पे करना है, पर कब करना है, जिस महीने में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर अर्लियर, उस महीने में उससे पहले कभी भी टैक्स पे कर देना बेटा। बोलो यस सर, हाँ है ना भाई, डन। मजा आया कि नहीं आया सर, क्लियर। अच्छा एक बात और, रिवर्स चार्ज लगेगा, ये रिवर्स चार्ज में पढ़ने वाले थे बेटा हम, यहां कनेक्ट करा दिया बेटा, क्लियर सर। पर सिंस लायबिलिटी वाला पॉइंट हम अभी पढ़ रहे हैं बेटा, सर इसलिए बोल दिया क्या, इनकी लायबिलिटी शिफ्ट कर दी बेटा, इनको बोल दिया कि टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया आपका, बट तुमको एक फैसिलिटी दी, तुमको एक कि ठीक है बाद में टैक्स पे कर देना। बिल्डर को फैसिलिटी दी, प्रमोटर को फैसिलिटी दी, बिल्डर मतलब प्रमोटर बेटा, उसको फैसिलिटी दी और बोल दिया क्या, जो रिवर्स चार्ज की तेरी लायबिलिटी आ रही वो भी, प्लस तेरी जो फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी वो भी, तेरे को टैक्स पे करना है, पर कब, ऑन और बिफोर द टैक्स पीरियड इन विच कंप्लीशन, टैक्स पीरियड मतलब वो महीना सर जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर बेटा। बोलो यस सर, पक्का, डन। अच्छा इसमें कुछ एग्जीबिशन भी दे रखा है बेटा बिल्डर को, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे बेटा, मेगा एग्जीबिशन आएंगे तब क्या पढ़ेंगे बेटा बाद में सर, तो जब रिलेवेंट पॉइंट आएगा तो मैं बताऊंगा। पर हाँ यहाँ पे लायबिलिटी सर टैक्स पे करने के लिए फैसिलिटी उसको दे दी, बाद में पे करता नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया सर आपको, आवाज नहीं आ रही ओए, क्लियर, डन। ये स्पेशल नोटिफिकेशन था सर प्रमोटर के लिए, इन केस अगर बिल्डिंग रीडेवलपमेंट जारी तो बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। पॉइंट खत्म होता है, अब आया मजा बेटा। आइए सर ये था आपका क्या, एक स्पेशल प्रोसीजर, एक स्पेशल और नोटिफिकेशन इशू किया इन लोगों के लिए, इनका दर्द समझते हुए, और इनका टैक्स पे करने को फैसिलिटी दे दी, क्या आप लास्ट में पे कर देना, हमें को जल्दी नहीं बेटा, हाँ या ना, यस या नो। आइए सरकार, ये सारा पॉइंट खत्म होता है। अब ये सर्विसेज के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन दिया था, वो भी मैंने पढ़ा दिया आपको, हाँ है ना मालिक, ठीक सर। अब आ रहे कहा सेक्शन नंबर 14 की तरफ बेटा, सेक्शन नंबर 14(1)(4). सर ओ सर एक मस्त पॉइंट बताऊंगे आपको यार। अच्छा सुनो भाई, अभी जो आपने बिल्डर वाला पॉइंट पढ़ा बेटा, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो लास्ट में जो आंसर मैंने बोला कि लायबिलिटी शिफ्ट कर दी और बोल दिया टैक्स बाद में पे कर देना बेटा, ये तो सॉल्यूशन तो केवल 1 मिनट का था ना बेटा, इसको बोलने में टाइम लगा गया मेरे को यार, पर मेरे को वो स्टोरी समझाने में, पूरा दर्द समझाने में 15-20 मिनट लगेंगे सर, हाँ है ना सर। मैं चाहता था डायरेक्ट नोटिफिकेशन पढ़ा था, आधे पेज का नोटिफिकेशन पढ़ लिया, काम खत्म बेटा, कि लायबिलिटी शिफ्ट कर दी और जिस महीने में टैक्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच तब टैक्स पे करना। पर सर ये अगर केवल वो पढ़ के आप याद कर लेते तो लाइफ में कभी समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। समझा मेरी बात बेटा, अभी आपको क्यों हुआ ये समझ में आ गया ना बेटा, कैसे हुआ समझ में आया बेटा, अब क्या हुआ याद कभी नहीं करना पड़ेगा बेटा आपको, हाँ है ना भाई, डन। मतलब आपको कभी कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा सर, और प्रैक्टिकल लाइफ में रोज काम आएगा आपको ये पॉइंट, रोज मतलब अगर आपके क्लाइंट इस तरह के हैं या जब भी मतलब आप ये पॉइंट आपके सामने आएगा, आपको ऑटोमेटिक वो पिक्चर याद आएगी बेटा, आपको ऑटोमेटिक वो दर्द समझ में आएगा बेटा, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को समझ लिया बच्चों, हाँ है ना भाई, बिकॉज जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द ट्रांजेक्शन, क्लियर। आइए बच्चों बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 14 के लिए बेटा, ओके। मैं आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं बेटा, तो मजा आएगा सेक्शन 14 क्यों आया। अच्छा सेक्शन 14 क्या आया अभी बात नहीं कर रहा मैं आपसे, सेक्शन 14 पहले वो समझिए, 10 मिनट लगेंगे सर, पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। ध्यान इधर बेटा देखिए ध्यान से, मान लो कोई सर्विस है बेटा, कोई सर्विस है उस पे अभी रेट ऑफ टैक्स है मान लो 18%, हूं कर रही, एंड मान लो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से, क्या बोला सर उस पे रेट ऑफ टैक्स होने वाला कितना
28% या 5% सर, ठीक है। रेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो सब बात की बात है बेटा। कुल मिला के रेट चेंज हो रहा है सर। रेट क्या हो रहा है साहब? ओके, हूं कर रहे हैं। सर सप्लाई मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस बेटा, ठीक है। इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। मान लो, बहुत अच्छा किया बेटा, मान किया तो आपने। सर सर्विसेज कंप्लीट हो गई थी कब? 25 फरवरी को बेटा, हूं करो। इनवॉइस इशू किया था 10 मार्च को, पेमेंट आ गया था कब? 15 मार्च को। बताओ रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा सर? रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा सर? अरे कोई डाउट है क्या आपको यार? तो बोलो ना ढंग से, क्या रेट लगेगा सर? ये केस नंबर 1। केस नंबर 2, सर सर्विसेज कंप्लीट कब? 25 अप्रैल को। पेमेंट इनवॉइस कब इशू किया बेटा? 10 मई को। पेमेंट कब आया? 15 ऑफ मई को। यू टेल मी व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स? चलो 28 है सर, छोड़ना। हाँ, क्या रेट लगेगा सर? कोई डाउट इसमें बेटा? मेरे को भी नहीं है सर। हाँ है ना भाई? थर्ड केस, मान लो सर्विसेज कंप्लीट कब? 25 मार्च को बेटा। सर इनवॉइस कब इशू किया बेटा? बताओ किस रेट से टैक्स लगाएंगे बेटा? बस 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 सर, इसीलिए सेक्शन नंबर 14 आया बेटा। कुछ लोग बोल रहे 18, कुछ लोग बोल रहे 28। सर यहां पे किसी को डाउट था क्या बेटा? यहां किसी को डाउट था क्या बेटा? सर यहां देखो, सर्विसेज मार्च में कंप्लीट हो गई सर। सर्विसेज मार्च में कंप्लीट हो गई, और सर इनवॉइस अप्रैल में इशू किया, पेमेंट अप्रैल में आया। आपके रेट अप्रैल के लगा दोगे सर? तो क्या मार्च की रेट लगाएंगे? बिल तो अप्रैल में इशू किया। बस इसी झगड़े को खत्म इसी झगड़े को खत्म करने के लिए सेक्शन 14 आया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? देखो रेट अगर कम हो जाएगा तो एसएससी हमेशा चाहेगा क्या? कम वाला रेट लगाओ साहब। रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो एसएससी बोलेगा क्या? नहीं, पुराना वाला रेट लगाओ साहब। और वाइस वर्सा फॉर डिपार्टमेंट बेटा। रेट अगर ज्यादा हो गया तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? नहीं, ज्यादा वाला रेट लगाओ। हाँ है ना सर? ये झगड़ा नहीं हो जाए इसलिए सेक्शन नंबर 14 आया। और सेक्शन नंबर 14 कब काम आएगा बेटा? इधर जाना बेटा। whenever there is change in rate of tax। क्या बोला सर? और इन तीनों इवेंट के बीच में कभी चेंज हुआ है सर? अच्छा, ये तीनों इवेंट हो गए उसके बाद रेट चेंज हुआ, हमें क्या करना है सर? रेट चेंज हुआ उसके बाद तीनों इवेंट हुए, हमें क्या मतलब सर? सर इन तीनों इवेंट के बीच में अगर रेट चेंज हुआ है तो झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा, कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगाए। उस झगड़े को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट बोल जाए दिमाग खराब मत करना मंगल। क्या बोल दिया सर? हो सर और वहां क्लियरली बोल दिया क्या कि सर सेक्शन नंबर 14 डिफाइन करेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। और हाँ, खास बात आप सुनना बच्चों ध्यान से, सेक्शन नंबर 14 में कहा बेटा इतनी क्लियर बात कह दी कि वहां कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि सेक्शन नंबर 14 के अंदर कोई लॉजिकल बात करी नहीं बेटा। सेक्शन 14 में 6 केस बनाए। कितने बनाए बेटा? क्योंकि 6 ही कंडीशन, 6 प्रोबेबल केस बन सकते हैं बेटा। भाई 3 इवेंट है ना बेटा, कंप्लीशन, इनवॉइस, पेमेंट। प्रोबेबिलिटी बेटा 3 इंटू n माइनस 1 याद आया बेटा? वेन एवर सिचुएशन डू नॉट रिपीट, तो 3 इंटू 2 कितना होता है बेटा? 6 सिनेरियो बनेंगे, 6 में आंसर दे दिया बेटा, बात खत्म। इस केस में ये टाइम सप्लाई होगा, 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 और इस केस में ये टाइम सप्लाई होगा, बात खत्म। 6 केस 6 आंसर, दिमाग खराब, बात खत्म। क्लियर? समझे? झगड़ा करने का ही नहीं बेटा। हाँ है ना सर? अब वो 6 केस कौन से, 6 आंसर कौन से, ध्यान देना बेटा। क्लियर? अच्छा, मेरे को एक बार या 6 केस लिखने में हो सकता टाइम लग जाए, समझाने में हो सकता 10 मिनट लग जाए बेटा, पर मेरी गारंटी अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो जिंदगी में कब जब भी इस सेक्शन की रिवीजन की बात आएगी
3 सेकंड में रिवीजन कराऊंगा सर जिंदगी में कभी, पर वो 3 सेकंड में पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त यहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर। क्लियर? आइए सर बात करते हैं अब हम। मान लो पहले रेट ऑफ टैक्स था कितना? अभी कितना है बेटा? 28। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा। ये होशियारी, ओ बातें नहीं करनी, आपको बॉक्सेस काउंट करने बेटा। सर ओ होशियारी, देखना ध्यान से। चलो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसमें कितने बॉक्सेस है बेटा? बहुत सारे। ओके सर, बहुत सारे बॉक्सेस है बेटा। क्लियर? अच्छा अब इधर ध्यान दो सर। ओ होशियारी, इधर इधर यहां लिख रहा हूं सर सप्लाई, यह लिख रहा हूं डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यह लिख रहा हूं डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये टाइम ऑफ सप्लाई, ये क्या है? सप्लाई, ये इनवॉइस, ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये टाइम ऑफ सप्लाई। ओके क्या लिख रहा हूं? ये बिफोर चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी, ये वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट सर। सर 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 बिफोर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स और आफ्टर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स बेटा। ओ होशियारी, ध्यान इधर, ध्यान इधर। अच्छा ये सेम बॉक्सेस हूबहू मैंने बुक्स में बना रखे बेटा, आपको जो बुक मैंने दी है उसमें आपको मिल जाएंगे सेम बॉक्सेस। बता दूं मैं आपको बेटा, ये रहा बेटा, ये बॉक्स बना रखा है सर आपके लिए। क्लियर? ये बॉक्स 6 केस बना रखे हैं सर आपके लिए। ओके इसलिए बताया कि आप कॉपी नहीं करोगे चल जाएगा, पर सर आपका ध्यान इधर होना चाहिए बेटा। और मैंने कहा ना सर 10 मिनट लगेंगे, फिर 3 सेकंड बेटा, आप कॉपी करो या ना करो 3 सेकंड में रिवीजन होगा, गारंटी मैंने आपसे। सर इधर इधर, ओ शरी ध्यान इधर सर, कंसंट्रेशन इधर होगा तो मजा आएगा सर। सर सर मान लो पहले रेट कितना था बेटा? 18, अभी कितना हो रहा है सर? सर 1 अप्रैल से रेट हो रहा है मान लो 28%, अभी रेट कितना है बेटा? 18%। ओके मालिक, ठीक। सर्विस कंप्लीट हो गई बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यस। ठीक मतलब यस। इनवॉइस इश्यू हुआ बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, नो। समझ में आ रहा मैंने क्या कर रहा हूं बेटे? इधर पेमेंट रिसीव हुआ बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, नो। क्लियर? मतलब सर्विस कंप्लीशन मार्च में हो गई मान लो, इनवॉइस अप्रैल में इशू किया, पेमेंट भी अप्रैल में आया बेटा, हाँ है ना भाई? अच्छा एक बात और, हम क्या पढ़ रहे बेटा? सेक्शन नंबर 14, इसमें पता है क्या लिखा है? नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 12 और 13। मतलब सेक्शन नंबर 12 और 13 में क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फॉलोइंग केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी डिटरमाइंड एज अंडर, मतलब 12 और 13 मत लगा देना सर। 12 13
पहले ही बोल दिया मैंने आपको सर। ओके चलिए सर, सेक्शन नंबर 14 की बात कर रहे हैं बेटा हम। सर गुड्स हो सर्विसेज हो, सर सुनना बात ध्यान से, सर्विसेज कंप्लीट हो गई बिफोर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स, यस। तब रेट कितना था बेटा 18। इनवॉइस कब इशू हुआ बेटा, जब सर्विस रेट चेंज हो गई बेटा उसके बाद, हाँ है ना भाई। पेमेंट कब आया साहब, जब रेट चेंज हो गई उसके बाद बच्चों, हाँ या ना। तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, यहां बोल दिया क्या। अच्छा मेरे को आपसे आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं बेटा कि 12 13 आपको यूज नहीं करना है। 14 में सर मैंने बोला 6 केस 6 आंसर बेटा, क्लियर। वहां को लॉजिकल बात करी नहीं बेटा, आपको याद नहीं करना ना आपको सर कोई आंसर देना है बच्चों, हाँ है ना भाई। तो यहां पे बोला है टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर शेल बी द टाइम ऑफ सप्लाई बेटा। क्या बोला मालिक, अब इनवॉइस हो या पेमेंट हो कोई भी अर्लियर हो, रेट कितना लगेगा सर 28%, हाँ है ना मालिक। ओके केस नंबर 2, टिक 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 टिक, मतलब सर्विस कंप्लीट हो गई बिफोर चेंज, यस। इनवॉइस इशू हुआ बिफोर चेंज, यस। पेमेंट रिसीव हुआ बिफोर चेंज, नो 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 सर। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और 18% टैक्स लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड एप्लीकेबल रेट विल बी, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस दिन की जो रेट होगी वो रेट लग जाएगी बच्चों, हाँ है ना मालिक। टिक टिक टिक, बिफोर आफ्टर बिफोर, तो ऐसे केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, उस दिन रेट कितना था बेटा 18%, वो लग जाएगा। भारत माता की जय। आइए बच्चों सर, टिक टिक टिक, मतलब अभी आफ्टर वाला केस चल रहा है बेटा, सर्विस कंप्लीशन हुआ आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, हाँ हाँ हाँ, तब रेट कितना था बेटा 28%। इनवॉइस इश्यू हुआ आफ्टर चेंज रेट ऑफ, ना तब रेट कितना था बेटा, पेमेंट रिसीव हुआ आफ्टर चेंज रेट ऑफ टैक्स, नहीं पेमेंट पहले ही आ गया था बेटा, हाँ है ना भाई। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इनवॉइस पहले इशू हो गया, पेमेंट पहले आ गया, पर सर्विस कंप्लीशन बाद में हुआ। तो सर सर्विस कंप्लीशन कब हुआ उससे कंसर्न नहीं है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब इनवॉइस हो या पेमेंट हो कोई भी अर्लियर हो, रेट कितना लगेगा साहब 18%, क्लियर सर। टिक टिक टिक, अच्छा लास्ट में दिख तो रहा है बेटा आपको, ओके सर। सप्लाई जब हुआ तब रेट ऑफ टैक्स था, सप्लाई कब हुआ आफ्टर, हाँ है ना भाई 28। इनवॉइस कब इशू हुआ आफ्टर, पर पेमेंट, सर पेमेंट एडवांस में आ गया था, हाँ है ना भाई। पेमेंट आफ्टर रिसीव हुआ, पेमेंट तो एडवांस में आ गया, बिफोर आ गया बच्चों, हाँ है ना भाई। सर कंप्लीशन बाद में हुआ, इनवॉइस बाद में इशू किया, पर पेमेंट एडवांस में पहले आ गया। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। कितना बेटा, कहा था ना सेक्शन 12 13 मत लगाना बेटा, क्लियर। क्यों लगाया आपने फिर, इसलिए एडवांस आया हो या ना आया वी डोंट केयर, इसमें डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही क्या है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई, 28% टैक्स लगेगा बेटा। टिक टिक टिक, मतलब आफ्टर। इनवॉइस पहले इश्यू कर दिया आपने जब रेट ऑफ टैक्स कम था बेटा, सर पर पेमेंट बाद में आया। अब सर ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट दैट इज 28%। अब आपने भले ही इनवॉइस पहले इश्यू कर दिया, हमें कोई कंसर्न नहीं है, क्लियर मालिक, हाँ है ना सर, डन। सर ये सेक्शन नंबर 14 खत्म होता है, अब ये टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 14 भी खत्म होता है। अब सर आपकी नजरें इस तरह से आ रही है कि पता नहीं मंगल क्या कर रहा है तू, टिक 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 टिक, सर क्या हुआ तेरा वादा, वो 3 सेकंड वाला वादा, हाँ है ना भाई। अब सुनना बच्चों, ये 6 केस मैंने आपके सामने लिख दिए बेटा, इधर ध्यान, ओ शरी। और खास बात सर, यहां गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया कि दिमाग खराब मत करना, कह दिया ना, बस कह दिया, डिस्प्यूट नहीं होगा आज के बाद इसमें, क्लियर। पर सर
अब सोचिए, ये तो मैंने बॉक्सेस फॉर्म में लिखा, यही मैं थ्योरी फॉर्म में लिखता कि सर्विसेज कंप्लीशन पहले हो गया, इनवॉइस बाद में आया, पेमेंट भी बाद में आया, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कंप्लीशन पहले हुआ, इनवॉइस पहले इशू हो गया, पेमेंट बाद में आया, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विस कंप्लीशन पहले हो गया, पेमेंट पहले आ गया, इनवॉइस बाद में इशू हुआ, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर ऐसे 6 केस बोलते तो वैसे ही घायल हो जाते बेटा आप, है ना। पर फिर भी बॉक्स फॉर्म में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, पर फिर भी सर अब इसको याद करने का तरीका बता दूं क्या सर आपको? आवाज नहीं आ रही ओए? देखो ये 6 केस है, 6 आंसर है, और 6 केस है 6 आंसर, तो इसको याद करने का तरीका भी अपने पास शानदार वाला। अच्छा याद करने के दो तरीके सर, एक तो ओके ओके, एक शानदार वाला है। क्या बताऊं मैं आपको? पक्का माहौल जबरदस्त शानदार बनाते सर? चलिए सर, माहौल जबरदस्त शानदार बना देते सर, पर ध्यान इधर होना चाहिए सर आपका। पक्का? ऐसे नहीं, पक्का? मान लो सप्लाई को बसंती, कौन है बेटा ये? बसंती। इनवॉइस को जय और पेमेंट को वीरू। बसंती जय वीरू। सर अच्छा जय वीरू, अब भले इनवॉइस को मानो या पेमेंट को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वैप कर सकते हो सर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनना ध्यान से, बसंती किसको मानना है बेटा? कंप्लीशन को, सप्लाई को बेटा। ओके ओके ओके, इधर ध्यान, जल्दबाजी नहीं बेटा। बसंती अकेली, जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले पूछेगा बसंती उसकी। बसंती के साथ कौन? सर बसंती के साथ कौन? जय, जय की बात माननी है। बसंती के साथ कौन? वीरू, वीरू की बात माननी है। बसंती अकेली, जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले पूछेगा बसंती उसकी। बसंती के साथ कौन? जय, जय की बात माननी है। बसंती के साथ कौन? वीरू, वीरू की बात माननी। भारत माता की जय। मुन्नी बदनाम हुई ना हुई, बसंती जरूर हो गई। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया सर आपको? अरे क्लियर, समझे मेरी बात? तो बसंती मानना किसको? सप्लाई को, और जय वीरू आपकी इनवॉइस और पेमेंट को जी मान लेना सर। अब अगर बसंती अकेली, जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले पूछेगा बसंती उसकी। और सर अगर बसंती के साथ जय है या वीरू है तो उसकी बात मान लेना, बात खत्म बेटा। बोलो यस सर। क्लियर, डन। अच्छा बहुत सारे लोग सोच रहे सर हमारे पास एक सोल्यूशन और है सर इसका, मेजोरिटी विंस, हाँ है ना। ये देखो सर आप 28 28 28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 28 28 28 28 28 28, हाँ है ना भाई? पर दिस इज गुड नॉट परफेक्ट, एंड गुड इज नॉट इनफ फॉर सीए फाइनल, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। अब आप बोलेंगे सर क्यों गुड सर, व्हाई नॉट परफेक्ट? अब देखो सर 2 मिनट सर, बसंती जयवीरू वाला इज द परफेक्ट एग्जांपल सर। क्यों? सुनना ध्यान से। पता है सेक्शन नंबर 14 केवल रेट ऑफ टैक्स नहीं निकल रहा है, सेक्शन नंबर 14 टाइम ऑफ सप्लाई भी निकालता है। सेक्शन 14 केवल रेट ऑफ टैक्स के लिए नहीं है सर। आप मेजोरिटी विन अगर करोगे तो रेट ऑफ टैक्स तो निकल जाएगा, पर किस दिन लायबिलिटी आएगी वो कैसे पता पड़ेगा सर आपको? उसमें तो जो पहले पूछेगा बसंती उसकी वही काम आएगा सर आपके। कैसे? वो एक एग्जांपल देख लीजिए आप। मान लो ये जो रेट चेंज हो रहा है 1 अप्रैल से चेंज हो रहा है बेटा, हाँ है ना भाई? चलिए सर्विस कंप्लीशन कब हुआ बेटा? 10 फरवरी को बेटा। 10 फरवरी को सर्विसेज कंप्लीट हुई बेटा, हाँ है ना बेटा? इनवॉइस कब इशू किया बेटा आपने? 5 अप्रैल को बेटा। क्लियर? पेमेंट कब आया सर? 15 मई को बेटा, हाँ है ना भाई? अब बताओ मेजोरिटी विन से क्या निकल जाएगा? रेट ऑफ टैक्स। किस दिन किस महीने में लायबिलिटी आएगी वो कैसे पता पड़ेगा सर? हाँ है ना भाई? यहां पे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, देखो ना सर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बोलो ना। 5th of April, so 5th of April is the time of supply। 5th April को रेट ऑफ टैक्स कितना था बेटा? 28%, वो लगेगा। तो केवल रेट निकालना इज नॉट द कंसर्न सर। 5 अप्रैल को लायबिलिटी आएगी तो अप्रैल महीने की लायबिलिटी में इसको ऐड करेंगे बेटा, हाँ है ना भाई? इसलिए मेजोरिटी विन से मजा नहीं आएगा। मजा तो किससे आएगा? अबे थोड़ा मजा तो बसंती से आएगा पागल। सर आप चिंता मत करो, जय भी हमारे पास है, विजय अजय भी हमारे पास है सर। सर सुनना बात को ध्यान से। तो सरकार बसंती जयवीरू वाला एग्जांपल समझ में आया बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही ओए?
क्लियर? इसी के साथ सेक्शन नंबर 14 खत्म होता है अब, और हमेशा बसंती जयवीरू वाला एग्जांपल से आपको समझ में आएगा और उसी से आंसर निकालिएगा बेटा आप। तो कभी भी जिंदगी में आपके साथ एक कोई केस आ जाए कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और तीनों इवेंट के बीच में कोई रेट चेंज हुआ है, तो ऐसे केस में बसंती जयवीरू है ना? क्लियर? बसंती अकेली जयवीरू साथ में, दोनों में जो पहले पूछेगा बात खत्म बेटा। क्लियर? बसंती साथ जय या वीरू तो उसकी बात मान लेना, बात खत्म बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। इसी के साथ सेक्शन नंबर 14 खत्म होता है अब। सर यहां तक अगर आपने पढ़ लिया तो सेक्शन नंबर 14 का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 100% सही होगा और सारे आंसर आपके हो जाएंगे। पर अगर अगली बात आपने सुन ली तो यू विल बी अ कंसल्टेंट। बात कर लेगी अगली बेटा। क्लाइंट आपके पास जब आएगा ना बेटा, तब ये पूछने नहीं आएगा कि रेट क्या लगेगा, अब ये पूछने आएगा कि सब बचाए कैसे टैक्सेस में। हाँ है ना मालिक? चलो ध्यान देना मेरी तरफ बेटा आप। सर एक मिनट मंगेश भाई मेरी तरफ ध्यान पूरा। ओके ओके ध्यान देना बेटा। मैं चाहता हूं आप सोचिए ध्यान से, देख के आंसर दोगे मजा नहीं आएगा सर। सर मान लो 1 अप्रैल से रेट ऑफ टैक्स चेंज होने वाला है सर। अच्छा ऐसा रातों रात नोटिफिकेशन नहीं आता है कि सुबह उठोगे 18% टैक्स लग गया बेटा, अभी 18 है मान लो, सुबह उठोगे 28 लग गया, ऐसा नहीं होता है सर। नोटिफिकेशन थोड़ा पहले इशू हो जाता है बेटा, सो दैट इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ रेडी रहे बेटा। अब आपको पता है 1 अप्रैल से रेट ऑफ टैक्स होने वाला है कितना? 28%। अभी कितना है बेटा? 18। क्लाइंट आपके पास आया, समझना बात को ध्यान से, या क्लाइंट नहीं भी आया तो आप तो सोच लेते ना बेटा यार सर सर्विस आपको पता है कि मार्च में कंप्लीट हो जाएगी सर। क्या पता है बेटा आपको? अब रेट था कितना? 18। आपको पता है सर्विस मार्च में कंप्लीट हो जाएगी और 1 अप्रैल से रेट हो रहा है कितना? 18 से 28 बेटा। हाँ है ना भाई? अब कस्टमर भले ही पेमेंट आपको बाद में करे बेटा, इनवॉइस पहले इश्यू कर दो सर। इनवॉइस 31 मार्च है उससे पहले इश्यू कर दो बेटा। बसंती है ये सर, साथ में कौन आ गया? जय। जय की बात मान लेंगे बेटा, हाँ है ना भाई? और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई। सर ठीक है सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। और ऐसे केस में 18% टैक्स लग जाएगा बच्चों। हाँ है ना भाई? अभी आंसर किसने बताया बेटा? आपने सोच के बताया ना बेटा। क्यों? बसंती बस गई दिल में बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? डन। सेकंड केस। सर मैं कह रहा हूं ना सर, मैं आपके सामने कोई सिचुएशन रखूं, आप सोचिए, मैं कह रहा हूं गारंटी से आप आंसर दे सकते हो सर। सर सेकंड केस, मान लो अभी हमें मार्च महीने में बेटा मान लो 1 अप्रैल से रेट हो रही है 28%, और आपको पता है सर्विसेज तो अप्रैल में ही कंप्लीट होगी साहब, मार्च में हो ही नहीं सकते सर। मान लो ऑडिट सर्विस थी सर, अब ऑडिट तो 31 मार्च खत्म होने के बाद ही कर पाओगे ना यार आप। अब सर्विस कंप्लीशन तो आपको पता है कि हम अप्रैल या उसके बाद ही कर पाएंगे, और रेट ऑफ टैक्स 18 से कितना हो रहा है? 28। क्लाइंट बोलता है भाई साहब टैक्स बचाना है, टैक्स सेव करना है, मेरे को तो 28 नहीं देना है, मेरे को तो 18 ही देना है बेटा। हाँ जी, क्या करेंगे? कंप्लीशन बाद में होने वाला है तो क्या करेंगे सर? इनवॉइस चलो इश्यू कर दिया, अब क्लाइंट को बोलना पड़ेगा क्या? पेमेंट भी अभी दे दे सर। अगर वो मार्च महीने में ही पेमेंट दे देता है और आप इनवॉइस भी मार्च में इश्यू कर देते हो, क्लियर, तो सर जय और वीरू दोनों साथ में, बसंती अकेली। अब सर जय और वीरू दोनों साथ में, विच एवर इज अर्लियर। अब मैं कह रहा हूं इनवॉइस और पेमेंट कोई भी अर्लियर, दोनों मार्च में बेटा, कोई दोनों में से कोई भी अर्लियर, दोनों मार्च में बेटा। मार्च की रेट कितनी बेटा? 18%, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और 18% टैक्स लग जाएगा। भारत माता की जय। आया मजा कि नहीं आया सर? केस नंबर 3 सर, हर एंगल से सोच लो सर, में मजा आ जाएगा सर जिंदगी में। सर केस नंबर 3 मान लो, बहुत बढ़िया सर, रेट ऑफ टैक्स अभी कितना है बेटा? 18। अच्छा ये 2 केस समझ में आना बेटा आपको? ऐसा तो नहीं मैंने बोल दिया और आपने याद कर लिया, आपके यहां से आंसर आया ना बेटा? ठीक सर। नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, मान लो अभी मार्च महीने में रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा? 18%। 1 अप्रैल से रेट कितना हो रहा है बेटा? 5%।
ये भी देख लेते ना यार, कभी रेट कम हो रहा तो क्या करने का। अब आपको बताया कि सर्विसेज तो मार्च में कंप्लीट हो जाएगी सर। क्या बताया आपको सर? सर्विसेज तो मार्च में ही कंप्लीट हो जाएगी सर। जब रेट कितना था 18 और 1 अप्रैल से रेट हो रही कितनी 5। सर क्या करें जिससे आपका टैक्स बच जाए बेटा? क्लाइंट पेमेंट देने आ भी जाए ना बेटा, उसको बोलना अभी नहीं चाहिए, ले जा भाई, होशियारी दिमाग खराब मत करने तो तेरे टैक्स लग जाएगा बेटा, मेरे को क्या दिक्कत है। 1 अप्रैल को पेमेंट देना साहब, हाँ है ना सर? पेमेंट भी अप्रैल में लो और इनवॉइस भी अप्रैल में इश्यू कर दो। अब सर कंप्लीशन भले ही पहले हो गया, बसंती अकेली बेटा, जय वीरू दोनों अप्रैल में, क्लियर? जय वीरू दोनों साथ में, विच एवर इज अर्लियर, दोनों अप्रैल में बेटा। अप्रैल की डेट कितनी बेटा? 5% टैक्स लगेगा। भारत माता की जय। केस नंबर 4, रेट कितना बेटा? 18। 1 अप्रैल से कितना हो रहा है? आपको पता है कंप्लीशन तो बाद में ही होने वाला है, हाँ है ना? अब क्लाइंट अगर एडवांस पेमेंट दे भी दे बेटा तो ले लेना बेटा, मना मत करना। इनवॉइस बाद में इश्यू कर देना। ऐसा नहीं कि बेटा आप मार्च की प्रोविजनिंग में प्रोविजन कर दे बेटा, उसका बिल रेज कर दे बेटा, वरना 18% लग जाएंगे बेटा, हाँ है ना भाई? अगर क्लाइंट एडवांस दे रहा है तो बिल इश्यू मत करना बेटा। हाँ, क्लाइंट अगर एडवांस नहीं दे रहा है तो आप बिल इश्यू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? सर्विस कंप्लीशन बाद में होगा, जय या वीरू दोनों में से एक जना उसके साथ में रखना बेटा, क्लियर? वो अगर बाद में होगा तो सर टाइम ऑफ सप्लाई वही होगा और रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा बेटा? 5%। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा, हाँ या ना? क्लियर? डन। समझे? ये होता है प्लानिंग बच्चों। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट, यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा, हाँ है ना सर? और पता है ये प्लानिंग तो बहुत बात की बात है बेटा, प्रोविजन पूरा समझ में आ गया, गारंटी से मेरे को समझ में आ गया सर, हाँ है ना सर? क्लियर? अब आपको क्या वो 6 केस याद करने पड़ेंगे क्या सर? बस गया दिल में बेटा, क्लियर? सिस्टम समझ में आ गया। और मेजोरिटी विन अगर करते तो माहौल नहीं बनता, ये प्लानिंग वाले सिस्टम नहीं जम पाते बेटा आपके, हाँ है ना सर? ओके ओके, इधर 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 सर, एक लास्ट बात और बेटा, देश कौन सा बेटा अपना? ऐसे ऐसे लोग बेटा, क्या बताऊं मैं आपको बेटा। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा अभी? 18। 1 अप्रैल से कितना हो रहा है बेटा? 28। कितना हो रहा है मालिक? 28। कब से? द रेट ऑफ टैक्स इज गोइंग टू बी 28% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अभी हमें मार्च में, अभी रेट कितना है? 18। 1 अप्रैल से 28 होने वाला है। और आपको पता है कि हमारी सर्विसेज कंप्लीट कब होगी सर? मार्च, सॉरी, हमारी सर्विसेज कब कंप्लीट होगी सर? अप्रैल में ही कंप्लीट होगी सर। अब आपको पता है सर्विसेज अप्रैल में ही कंप्लीट होगी रेट चेंज होने के बाद, पर क्लाइंट बोलता है क्या? नहीं साहब, मेरे को तो 18% ही टैक्स पे करना है। क्या एडवाइस होगी बेटा आपकी? इनवॉइस मार्च में इश्यू कर दो और पेमेंट भी। तो सर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर, जो मार्च का होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा बच्चों, हाँ है ना भाई? पर क्लाइंट क्या बोलता है? नहीं नहीं, मैं पेमेंट तो आपको 15 अप्रैल से पहले नहीं करूंगा। क्या बोलता है क्लाइंट? मैं पेमेंट तो आपको 15 अप्रैल या उसके बाद ही करूंगा, चेक दे दूंगा 15 अप्रैल को, अभी तो नहीं दे सकता मैं आपको। फिर भी रेट ऑफ टैक्स तो मेरे को 18 ही चाहिए। तो सर ऐसे केस में अब कंप्लीशन बाद में होगा, पेमेंट भी बाद में करेगा। हम अगर इनवॉइस मार्च में इश्यू कर भी दे तो भी कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई होगा बेटा, हाँ है ना भाई? फिर भी देश कौन सा बेटा? हिंदुस्तान। लोगों को तो टैक्स बचाना है बेटा, तो क्या करे जिससे टैक्स बच जाए बेटा? लोगों ने दिमाग लगाया, व्हाट इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट? व्हाट इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। चेक आया 15 अप्रैल को, किसने देखा बेटा? चेक बैंक में चला जाएगा, क्लियर हो जाएगा, किसको? गवर्नमेंट ऑफिसर को पता पड़ेगा कि चेक की डेट क्या थी बेटा, क्या था बेटा? पता पड़ेगा क्या उसको? नहीं। तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी कि पेमेंट आ गया कब? 31 मार्च को। इनवॉइस भी इश्यू कर दिया कब? 31 मार्च को। वो तो चेक जमा कराने में लेट हो गया सर। चेक बैंक में डिपॉजिट कब किया? 15 अप्रैल को किया, 17 अप्रैल को चेक क्लियर हो गया सर। तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च, क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट 17 अप्रैल, which was earlier 31 मार्च। So 31 मार्च is the date of receipt of payment.
31st March is the date of receipt of payment. 31st March is the date of issue of invoice. सर जय वीरू दोनों साथ में, दोनों में जो पहले पूछेगा मतलब दोनों 31 मार्च है बेटा. मार्च का रेट कितना है 18%. सर भले कंप्लीशन बाद में हुआ कोई दिक्कत नहीं है. मजा आएगा कि नहीं आएगा सर? ऐसा लोगों ने मजा लिया, 1 साल तक मजे लिए बेटा गवर्नमेंट के. फिर गवर्नमेंट को समझ में आ रहा भाई मजे ले रहे लोग तो यार. 1 साल तक सर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल सब 2011 में आया था बेटा. 1 अप्रैल 2011 से सर रूल नंबर 7 हुआ करता था ये वाला रूल बेटा. व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. 1 साल बाद गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है लोग तो मजे ले रहे भाई. तो गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो ऐड किया कि तुम हिंदुस्तानी लोग, हम हिंदुस्तानी सरकार. और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट. 31 मार्च और 17 अप्रैल 2 मिनट तो जल्दी जल्दी मत करो यार, आप मत जाओगे बेटा. सर आप इमेजिन करो बेटा, बात को समझिए बेटा. सर गवर्नमेंट क्या बोल दिया, 31 मार्च इज द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट कब है बेटा, 17 अप्रैल. और इन दोनों के बीच में अगर रेट चेंज हुआ है बेटा, 1 अप्रैल से रेट चेंज हुआ बेटा, हाँ है ना, तो हम आपको 4 वर्किंग डे का टाइम देंगे. सर कितना? अगर आपके पास चेक पड़े तो डिपॉजिट कर दो, क्योंकि 4 वर्किंग डे से ज्यादा कभी टाइम नहीं लगता है चेक क्लियरिंग में बेटा. हाँ है ना भाई, क्लियर. तो 31 मार्च को अगर आपका पेमेंट आ गया है या उससे पहले पेमेंट आ गया है, चेक पड़ा आपके पास, तो 1 अप्रैल को रेट चेंज अगर हो रही है तो सर 4 वर्किंग डे का टाइम आपके पास है. 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल. मान लो चारों वर्किंग डे थे बेटा, या एक दिन छुट्टी थी बेटा तो 5 अप्रैल बेटा. ये दिन आपके पास है चेक डिपॉजिट करना, चेक क्लियर हो जाना चाहिए बेटा. अगर 4 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गया तो सर एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर. हम मान लेंगे जेन्युइनली आपको पेमेंट पहले आ गया था बेटा. पर अगर 4 वर्किंग डे के बाद में बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या मानेंगे बेटा, डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट. आपने एंट्री कब पास करी हमें कंसर्न नहीं है. और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट कब था इस केस में बेटा, 17 अप्रैल. 4 वर्किंग डे के अंदर पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ तो ऐसे केस में 17 अप्रैल इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. सर कंप्लीशन भी कब हुआ था, अप्रैल में. पेमेंट भी कब आया, 17 अप्रैल को. भले आपने इनवॉइस 31 मार्च को इशू कर दिया, वी डोंट केयर. सर ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 17 अप्रैल होगा. और 17 अप्रैल को रेट कितनी थी, 28% लग जाएगा. भारत माता की जय. लॉजिकल समझ में आया कि नहीं आया सर? What you cannot do directly, you can never do indirectly. तुम चोर, हम चुन चुन के पहुंचे हुए चोर है सर. हाँ ना मालिक, क्लियर. और ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सर नॉर्मली क्या था, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर. पर अगर इन दोनों डेट के बीच में रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है और 4 वर्किंग डे के बाद में बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है, जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके 4 वर्किंग डे के बाद में, तो जब बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है वही डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मानेंगे. आपने एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब पास किया हमें कंसर्न नहीं है. क्लियर. इसी के साथ भारत माता की जय. ये पूरा सेक्शन नंबर 14 खत्म होता है. अब वो ये जो प्रोवाइजो था समझ में आया कि नहीं ऐसा लास्ट में, हाँ है ना सर. ये जो प्लानिंग के मैंने 4 केस बताया आपको वो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर. वो प्लानिंग का लोग मिसयूज कर रहे थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने पता है 2011 के अंदर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आ गए थे सर. रूल नंबर 7 में ये पॉइंट था. उसके 1 साल बाद 2012 के अंदर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के अंदर प्रोवाइजो डाला था बेटा, क्लियर. और वो कंटिन्यू हुआ जीएसटी के अंदर सर एज पर सेक्शन नंबर 14. हाँ है ना भाई, क्लियर, डन. पूरा टाइम ऑफ सप्लाई खत्म होता है. अब सेक्शन नंबर 12, 13, 14. 12 फॉर गुड्स, हूं करो सर. सर 13 फॉर सर्विसेज और 14 फॉर गुड्स एंड सर्विसेज व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. क्लियर. अच्छा प्रैक्टिकली बात करें सेक्शन 14 गुड्स और सर्विस और बहुत के लिए बेटा. पर प्रैक्टिकली बात करें तो सेक्शन 14 सर्विसेज के लिए काम आएगा बेटा. गुड्स के केस में तो क्या होता है, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, जिस दिन आपने सप्लाई किया उस दिन इनवॉइस इशू करना पड़ता है बेटा. हाँ है ना मालिक, क्लियर. वहां 30 दिन का वक्त मिलता नहीं बेटा. इसलिए प्रैक्टिकली सेक्शन 14 जो मेरे को लगता है मेरी ओपिनियन में सर्विसेज के लिए ही एप्लीकेबल होगा बेटा. हाँ है ना भाई. अच्छा एक बात और, सेक्शन 14 ने क्या बोला था बेटा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन नंबर 12 और 13. अच्छा सेक्शन 13 ने लिखा था ना बेटा कि इनवॉइस 30 दिन में इश्यू हो गया तो ये होगा, नहीं हुआ तो ये होगा बेटा. ऐसा कि यहां पे तो लिखा ही नहीं है सर. तो मैंने एग्जांपल दिखाया वो देखना ध्यान से. मैंने जानबूझ के एग्जांपल क्या लिखा देखो ध्यान से. सप्लाई कब हुआ बेटा, 10 फरवरी को बेटा. कब हुआ था बेटा, 10 फरवरी को. क्लियर. इनवॉइस कब इशू किया बेटा आपने, 5 अप्रैल को, 30 दिन के बाद. पेमेंट कब आया बेटा,
15th ऑफ मई को बेटा, तो भी इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई जो 5th अप्रैल था बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात? यह 30 दिन का वक्त मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, जानबूझ के बेटा, क्लियर। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ? फायदा अभी नहीं हुआ, फायदा होता कब? जब रेट ऑफ टैक्स होता कितना? 5% बेटा। अब सोचिए सर, अगर मान लो पहले रेट था कितना? 18, उधर मत देखना बेटा, इधर ध्यान। पहले रेट कितना था बेटा? 18, अभी चेंज हो गया, कितना हो रहा है? 1 अप्रैल से 5। अब सर्विसेज कंप्लीट आपकी फरवरी में हो गई बेटा, सर्विसेज कंप्लीट कब हो गई बेटा? और आपको लग रहा नहीं नहीं 1 अप्रैल से तो सर 5% हो रहा, अभी 18%, हम तो लूट जाएंगे सर, टैक्स बचाना है, क्या करे? इनवॉइस अप्रैल में इश्यू कर दो, पेमेंट भी अप्रैल में ले लो बेटा। हाँ है ना भाई, दोनों बाद में, इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में, विच एवर अर्लियर, सर बाद वाला ही होगा, और रेट कितना? 5%, वो 5% टैक्स लग जाएगा बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर। अब भले ही आपने 30 दिन के बाद बिल इशू किया, सर वो इनवॉइस इश्यू लेट किया, उसका पेनल्टी छोटा मोटा होगा, वो पे कर देना, पर टैक्स तो बच गया ना करोड़ों का बेटा आपका। हाँ है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी कि इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज बेटा। हाँ है ना सर, क्लियर। भारत माता की जय। शायद पिक्चर समझ में आ गया पूरा आपको, हाँ या ना? यस या नो? सर इसी के साथ पूरा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। अब इसी के साथ सर पूरा टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12, 13, 14 शिद्दत के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, सर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को लेते हुए, सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेते हुए, और कहां कहां प्लानिंग कर सकते हो, शायद दिल तक पहुंच गया बेटा अब तक। हाँ है ना भाई, क्लियर। सर मिलते हैं ब्रेक के बाद, पर हाँ सर जो वीडियो क्लास में एक बार प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड्स बेटा। ये तो लास्ट वाले ब्रेक में ही हो गया था बेटा आपका। सर प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा, ओके सर प्लीज क्लिक। अच्छा ये वैसे टेबल मैंने बुक में दे रखा है बेटा आपको, पर फिर भी क्लिक करिए क्योंकि इसमें एग्जांपल भी लिखे है बेटा, इसलिए। ओके माहौल बसंती जय वीरू, हाँ है ना सर, क्लियर। चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू सो मच।